सेंटर ऑफ मास हम लोग पढ़ेंगे। अरे हो गया लो। तो सेंटर ऑफ मास क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कहता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जनरली आप ऐसे समझ लो कि अब हम पार्टिकल फिजिक्स से आगे बढ़ के, पार्टिकल मैकेनिक्स से आगे बढ़ के हम बॉडी की तरफ बढ़ रहे हैं। देवांशी ध्यान दो बेटा। तो अभी तक हम जो भी पढ़ते आए, न्यूटन्स लॉ पढ़ते आए, F इक्वल टू एम ए, काइनेटिक एनर्जी पढ़ते आए, हाफ एम वी स्क्वायर, जो भी हमने पढ़ाई करी वर्क पावर एनर्जी, उसमें हम बॉडी को पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे थे। मतलब पार्टिकल फिजिक्स पढ़ रहे थे, आप ऐसे कह सकते हो, पार्टिकल मैकेनिक्स। हमने बॉडी कितनी बड़ी है, बॉडी का शेप क्या है, साइज क्या है, इस बात पे बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया। लेकिन अब आगे जब हम बॉडी की मैकेनिक्स पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स अगले चैप्टर में, रोटेशनल मैकेनिक्स की, तो बॉडी का शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है, ये बहुत मैटर करेगा बहुत सारी एनालिसिस के लिए, बहुत सारी पढ़ाई करने के लिए। उसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है किसी बॉडी में। बॉडी मतलब जो मल्टीपल पार्टिकल से मिलके बना है, मैनी पार्टिकल सिस्टम, जिसका कुछ मास है, कुछ साइज़ है, जैसे पेन है या मैं हूँ या आप हैं। इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं? तो सबसे पहले तो मैं एक लाइन लिख देता हूँ, आप लोग भी लिख लीजिएगा, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ इस लाइन का क्या मतलब है। तो सेंटर ऑफ मास को हम COM कहेंगे शॉर्ट में। सेंटर ऑफ मास इज द पोजीशन वेयर total mass of body can be assumed to be concentrated. हमने कहा कि ये वो पॉइंट है जहां पर हम ये मान सकते हैं कि बॉडी का सारा मास इसी पॉइंट पे पूरा पार्टिकल की तरह कॉन्सेंट्रेटेड है। बहुत ध्यान समझना, सेंटर ऑफ मास की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ, कब ऐसा हम मान सकते हैं? अगर हम किसी बॉडी पे न्यूटन्स लॉ लगाना चाहते हो तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा लोकेशन होता है जहां पर हम बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। To apply Newton's laws of motion, ठीक है ना? तो ये लाइन लिख लीजिए। मतलब आप कह सकते हो कि जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्सेस लगाते हैं और बॉडी का मोशन होता है, बहुत ध्यान सुनिए, अगर कोई बॉडी है उस पर हम फोर्स लगा दे बच्चों कुछ और उस बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करें, तो अलग अलग पॉइंट्स का, अलग अलग पार्टिकल का मोशन अलग अलग तरह से होता है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट होता है खास जो इस तरह से मूव करता हुआ दिखाई पड़ता है कि ऐसा लगता है मानो सारा मास इसी पॉइंट पे रखा हो और नेट फोर्स जो हमने लगाया है वो इसी पॉइंट पे लगा। तो आप कह सकते हो ड्यूरिंग द मोशन ऑफ बॉडी, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ए बॉडी, under some external forces, during the motion of the body under some external forces, center of mass moves in such a way, as if total mass is concentrated at this point, at center of mass, and
net force is acting at center of mass। कह रहे हैं अगर किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लगाए जाए बच्चों, या कई सारे, एक या एक से ज़्यादा फोर्स, तो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसका मोशन कह रहे हैं इस प्रकार का होता है कि मोशन के दौरान ऐसा महसूस होगा आपको कि ये पार्टिकल इस तरह से मोशन कर रहा है, ये पॉइंट, कि ऐसा लग रहा है कि सारा मास यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है और हमने फोर्स भी वहीं पे लगा रखा है। इस तरह का उसके मोशन का नेचर होता है। आइए हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहले ऐसा समझ लो बच्चों, पहले मैं एक स्टेटमेंट दे देता हूँ कि सेंटर ऑफ मास में बेसिकली आप ऐसा मान रहे हो कि पूरी बॉडी का मास जो कि एक एरिया में, एक वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड है, उसे एक छोटे से पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड मान रहे हो जिसे आप सेंटर ऑफ मास कह रहे हो। बेसिकली एक बॉडी को एक पार्टिकल की तरह एज्यूम कर रहे हो, यही तो कहना चाहिए। एक बॉडी को एक पार्टिकल की तरह एज्यूम कर रहे हो, जस्ट लाइक ए पार्टिकल, और उस पार्टिकल को कहाँ पे मान रहे हो? सेंटर ऑफ। आइए थोड़ा समझते हैं कि आखिर इन लाइनों का मतलब क्या है। मैं एक पहले एग्जांपल लेता हूँ, आप बिल्कुल सिंपल एग्जांपल समझिए। आप मान लीजिए फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ग्राउंड है, वहाँ पे एक पार्टिकल रख दिया आपने, फ्रिक्शनलेस ग्राउंड में एक पार्टिकल रख दिया आपने। इस पार्टिकल पे अगर आप रेस्ट पे और आप एक F फोर्स लगाएं और M मास है, ये पार्टिकल है, वाकई पार्टिकल, तो आप क्या कहेंगे? इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा? आप कहेंगे सर F/m होगा कि नहीं होगा? यानी हम ये बात समझते हैं कि यदि कोई पार्टिकल रेस्ट पे रखा हो और उसमें F फोर्स लगाया जाए तो फोर्स की डायरेक्शन में पार्टिकल इतने एक्सेलरेशन से मूव करेगा, और अगर ये रेस्ट पे था, फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे रखा है और हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया है, तो ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव करेगा कि नहीं? अब मैंने पार्टिकल के स्थान पर एक बॉडी ले ली। एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में भी कर सकते हैं। हमने टॉप व्यू बनाया है, टॉप व्यू। हमने कहा एक रॉड रखी है, ये पतली सी रॉड है। टॉप व्यू का मतलब हम ऊपर से देख रहे हैं, ऐसे जमीन पे रखी। फिर हमने एक एंड पे धीरे से फोर्स लगाया, कांस्टेंट फोर्स F। इस रॉड का मास m था और मान लीजिए हमने इस एंड पे कांस्टेंट फोर्स F लगाया। आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस रॉड के डिफरेंट पॉइंट का एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। आप ये महसूस करेंगे कि डिफरेंट पॉइंट का लोकस, उनकी ट्रैजेक्टरी भी डिफरेंट होगी। मतलब जब आप ऐसे फोर्स लगाएंगे, आप खुद फील करिए, तो इस एंड पे लगाएंगे तो ये ना सिर्फ आगे बढ़ेगा बल्कि रॉड ऐसे तिरछा भी होती जाएगी, रोटेट होती जाएगी। मतलब थोड़ी देर बाद, बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि रॉड कुछ ऐसी हो चुकी है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप ना तो अपने फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, ना ही अपने फोर्स का, आप कांस्टेंट फोर्स लगाए जा रहे हो। और थोड़ी देर बाद ये रॉड, जब आप ऐसे फोर्स लगाते रहोगे तो ये ऐसे आगे भी बढ़ेगा और साथ ही साथ ऐसे रोटेट भी करता जाएगा, और थोड़ी देर बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी रॉड कुछ इस तरह से हो चुकी है। और थोड़ी देर बाद आप महसूस करेंगे कि फाइनली आपकी रॉड ऐसी होगी। तो इस आगे और भी चेंजेस आएंगे। इस प्रकार से जब मोशन होगा तो मेरे मन में कुछ क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिए। हमने कहा हर पॉइंट का आंसर मिलेगा। हमने कहा कि मैं इस बॉडी के अलग अलग पोजीशन का, पॉइंट्स का मोशन ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। तो मैंने देखा कि यार ये वाला जो पॉइंट है ये कर्व पाथ में होता हुआ, थोड़ा सा इसको छोटा, ये कर्व पाथ में ऐसे होता हुआ ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा सेंटर ऑफ मास पहचानो कौन सा पॉइंट है, तो ध्यान से सुनना। सेंटर ऑफ मास उस पोजीशन को कहते हैं जिस पोजीशन पे हम सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। उसके मोशन का नेचर ऐसा होना चाहिए कि अगर हम वहाँ पर सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड मान दें तो उसका मोशन जस्टिफाई होना चाहिए। अब आप देखो, किसी पार्टिकल अगर रेस्ट पे हो और उस पर कांस्टेंट फोर्स लगाया जाए तो वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, उसका एक्सेलरेशन इतना होगा।
अगर मैं कह दूं कि क्या ये वाला पॉइंट मेरा सेंटर ऑफ मास हो सकता है, तो आंसर है नहीं। क्योंकि अगर सोचो ये सेंटर ऑफ मास होगा तो आप ऐसा मान लोगे एक पल के लिए कि सारा का सारा मास कहाँ रखा है, यहाँ रखा है कि नहीं। लेकिन तब अगर आप इस पे कांस्टेंट फोर्स लगाओगे तो क्या ये इस तरह का टेढ़ा मोशन कर रहेगा? यानी कांस्टेंट फोर्स लगने पे कोई पार्टिकल कैसा मोशन करता है? स्ट्रेट लाइन। अगर इनिशियली रेस्ट पे था तो बताओ भाई, इसका मतलब है इस पॉइंट के मोशन का नेचर इस प्रकार का नहीं है कि यहाँ पर सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सके और ये माना जा सके कि हमने फोर्स इसी पॉइंट पे सारा मास रखा हुआ। क्योंकि यदि ऐसा मानना जा सकता होता तो इस पॉइंट के मोशन का नेचर वही होना चाहिए था, या इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो होना चाहिए था वो उसी तरह का होना चाहिए था कि अगर हमने सारा मास यहाँ मान लिया और फोर्स इसी पे लगा दिया तो दिस पॉइंट मस्ट हैव द एक्सेलरेशन एफ बाई एम। बताओ, बट आप ये नोट करेंगे प्रैक्टिकली कि ये वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन एफ बाई एम नहीं है। यानी हम वो पॉइंट पहचानेंगे जो पॉइंट एफ बाई एम के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। हम ये देखेंगे कौन सा पॉइंट है जिसका एक्सेलरेशन एफ बाई एम है, क्योंकि अगर हम सारा का सारा मास एक पार्टिकल पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लेंगे और ये मान लेंगे कि यहीं पर फोर्स लग रहा है तो दैट पॉइंट मस्ट मूव विद द एक्सेलरेशन एफ बाई एम। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? तो हम ये नोट करेंगे कि जो मिड पॉइंट है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है कि नहीं। और आप ये महसूस करें, आप देखेंगे कि ये जो मिड पॉइंट है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो ये मिड पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि मानो सारा मास यहीं रखा हो, एंड यू विल आल्सो नो दैट दिस पॉइंट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन एफ बाई एम। यानी बॉडी में खास पॉइंट होता है, मेरी बात ध्यान सुनिए, बॉडी पर यदि आपने एफ फोर्स लगाया तो बॉडी के सभी पॉइंट्स का एक्सेलरेशन एफ बाई एम नहीं होता है। बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स का एक्सेलरेशन डिफरेंट हो सकता है, पर एक खास पॉइंट होता है जिसका एक्सेलरेशन हमेशा एफ बाई एम होता है। वो कौन सा पॉइंट है? तो इसीलिए हमने कहा कि वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास है जहां पर सारा मास रखा हुआ मान सकते हो, जस्ट लाइक ए पार्टिकल टू अप्लाई न्यूटन। तो आप कह सकते हो बिकॉज दिस पॉइंट इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन एफ बाई एम, तो तुम ऐसे कह सकते हो कि अगर मैं सारा का सारा मास कैपिटल एम यहीं रख दूं और ये फोर्स यहीं पे लगा दूं तो ये बिल्कुल वैसे ही मूव करेगा जैसे एक्चुअली ये कर रहा है। क्योंकि ये पॉइंट एक तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ऊपर से इसका एक्सेलरेशन एफ बाई एम है। इसका मतलब क्या हुआ? आप ऐसे फील करो ना कि पूरा मास यही रखा हुआ है कैपिटल एम, फोर्स भी यही लग रहा है, तभी तो इसका एक्सेलरेशन एफ बाई एम है। पार्टिकल वाला कॉन्सेप्ट यूज करके समझो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब वो खास पॉइंट जिसका मोशन एफ बाई एम, जिसका एक्सेलरेशन एफ बाई एम होगा, वो हमारा कोई और नहीं सेंटर ऑफ मास होगा। बात समझ में आ रही? और पॉइंट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने कहा कि सर ये रॉड है हमारी, हम यहाँ पर सेंटर ऑफ मास मान लें। आप थोड़ी देर के लिए आप बॉडी को भूल जाओ, आप सोचो कि पार्टिकल था और आप ऐसे फोर्स लगा देते इस पे, तो ये ऐसे मूव करना चाहिए था, पर लेकिन ये पॉइंट तो टेढ़ा मेढ़ा करके मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि कांस्टेंट फोर्स आप पूरा का पूरा मास इस पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं मान सकते, अपनी मर्जी से नहीं मान सकते। उसका नेचर उस तरीके का होना चाहिए कि ऐसा लगे कि पूरा मास यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है और फोर्स यहीं पे लग रहा है। क्योंकि इस पार्टिकल का एक तो मोशन स्ट्रेट लाइन हो रहा है, ऊपर से इसका एक्सेलरेशन क्या है? एफ बाई एम है। तो अब आप कह सकते हो कि बॉडी नहीं एक पार्टिकल है, यहाँ रखा है, फोर्स भी यही लगा दिया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? जैसे एक दो और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल का लोकस कैसा होता है? पैराबोला। अब अगर हम तुमसे कहें कि इस पेन को हमने फेंक दिया ऐसे घुमा के, तो ये पेन हवा में ऐसे 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 मोशन करेगा। पेन के अलग अलग पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा? जी नहीं होगा सर। बॉडी है ये, बॉडी में डिफरेंट पॉइंट्स का एक्सेलरेशन डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट पॉइंट्स की वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है। लेकिन जब मैं इस पेन को हवा में उछालूंगा, बात समझो, ये पेन मान लो मैंने हवा में उछाल दिया, ये पॉइंट ए, ये बी, कई बार घूमेगा हवा में, ये ए यहाँ आएगा, ये बी यहाँ आएगा, थोड़ी देर बाद ए घूम के नीचे आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ए यहाँ होगा, बी यहाँ होगा। तो ये जो पॉइंट होगा ए, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा। अब आप कह दो कि सर हम इस बॉडी को हटाकर एक पार्टिकल माने ले रहे हैं और ये बॉडी हम एज्यूम कर रहे हैं दिस बॉडी इज अ पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल इज कॉन्सेंट्रेटेड एट ए। तो क्या ऐसा माना जा सकता? तो हम कहेंगे कदापि नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर ए पे कॉन्सेंट्रेटेड होता
तो फिर उसको मोशन भी उसी तरह होना चाहिए जैसे पार्टिकल मूव करता है ग्रेविटी। ग्रेविटी में एक पार्टिकल कैसे मूव करता है प्रोजेक्टाइल में, पैराबोला। पर ये ए वाला तो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो ये मानना कि ए पे कंसंट्रेटेड रॉन्ग है ना बेटा। तो आप कहोगे सर किस पॉइंट पे मानते हैं, किस पॉइंट पे माने हम सारा मास कंसंट्रेटेड, तो तुम कहोगे वो पॉइंट पकड़ो जो पैराबोला पे जा रहा है, वो पॉइंट पकड़ो जिसका एक्सेलरेशन जी है ऑलवेज। तो तुम ढूंढोगे कौन सा वो पॉइंट है, तो तुम देखोगे एक खास पॉइंट है जो उस पैराबोला को छोड़ लेगा, ये वाला, ठीक है ना कि नहीं। यही वो पॉइंट है जिसे हम सेंटर ऑफ मास कह रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। एक पॉइंट हमेशा ऐसा होता है जिसका एक्सेलरेशन f/m के बराबर होता है। एक पॉइंट हमेशा ऐसा होता है जिसके मोशन का नेचर इस प्रकार होता है कि उस बॉडी को हटाकर अगर हम वहां पर उसको एक पार्टिकल बना के रख दे और फिर वैसे फेंके तो जैसा दिख रहा है मोशन बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करेगा मोशन उन एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? किसे कहने वाले हैं सेंटर ऑफ मास? अपनी मर्जी से नहीं, वो पॉइंट अपने आप बताएगा अपने आप को कि मैं सेंटर ऑफ मास हूँ, मेरे ऊपर जब भी तुम बॉडी पे फोर्स लगाओगे एक ऐसा पॉइंट होगा जिसका एक्सेलरेशन f/m होगा। अगर डिफरेंट रोटेशन, ट्रांसलेशन, मल्टीपल मोशन हो रहा है ना। अब ट्रांसलेशन में क्या होता है, ट्रांसलेशन में तुम जब फोर्स लगा रहे थे तो सभी का एक्सेलरेशन सेम था, अभी तक तुमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए आपने हमें गौर भी नहीं किया कि सेंटर ऑफ मास कौन है। लेकिन जब भी किसी बॉडी में आप किसी बॉडी के एक पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे और बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स का मोशन अलग अलग होगा, तो एक खास पॉइंट ऐसा होगा हमेशा जिसका मोशन इस तरह का होगा कि ऐसा लगेगा कि सारा मास यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है और फोर्स भी हमने इसी पे लगा रखा है, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन फोर्स ऑन द बॉडी डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द बॉडी के बराबर होगा, यानी पूरे मास का भार उसी ने ले रखा है, ऐसा फील होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो किताबों में लिखा रहता है लेकिन लोगों को फील नहीं होता है, इसलिए लोग गड़बड़ करते रहते हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि जब हम बॉडी के लिए न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, सुनो एक बात और समझ में आ गई, न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर ए बॉडी हमने पार्टिकल के लिए पढ़ा था F एक्सटर्नल इज इक्वल टू m, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? क्योंकि पार्टिकल था वहां। हमने इसके बाद बॉडी भी ट्रांसलेशन कर रही थी, सभी पॉइंट के एक्सेलरेशन सेम थे, तब हमने वहाँ भी F इक्वल टू m लगाया, बट हम पार्टिकल की बात ही कर रहे थे अभी तक। बॉडी का जब मोशन होता है तो बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव कर सकते हैं नहीं? उस केस में जब हम बॉडी के लिए न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, याद रखना नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी नहीं होता, क्योंकि बॉडी के अलग अलग पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग अलग होता है। वो एक पॉइंट होता है सेंटर ऑफ मास जिस पे हम पूरा मास कॉन्सेंट्रेट मान के न्यूटन्स लॉ लगा देते हैं, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर। बात समझ में आ रही? तो अगर कोई पूछे आपसे कि फोर्स और एक्सेलरेशन में क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ को तो F इक्वल टू dp/dt के अलावा अगर आप F इक्वल टू ma बोलना चाहते हो तो F इज इक्वल टू ma आप बोलोगे पार्टिकल के लिए, बट अगर बॉडी के लिए बोलना है तो आप पूरा का पूरा मास कहाँ मानते हो, सेंटर ऑफ मास पे, टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ। तब उस केस में आप बोलोगे F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर। मतलब सिंपल F इक्वल टू ma कहना बॉडी के लिए इनकरेक्ट माना जाता है, लेकिन स्टिल वर्क फॉर एनर्जी हम इस विषय पे इसलिए बात नहीं करते थे क्योंकि हमने सेंटर ऑफ मास इंट्रोड्यूस नहीं किया। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लो, सारे डायग्राम के साथ फटाफट लिखो, आयो फटाफट लिखो, सोना बंद करो। आयुष क्या हो रहा है? तो सेंटर ऑफ मास के बारे में हम समझ चुके हैं कि सेंटर, अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है जो एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया है बॉडी पे डिवाइड बाय टोटल मास।
ये चीज हम समझ गए कि फोर्स लगाने पे सेंट्रल मास ही इस तरह से मूव करता है कि सारा मास सेंट्रल मास पे कॉन्सेंट्रेटेड है, जस्ट लाइक ए पार्टिकल, और फोर्स हमने उस पर लगा रखा है। तो F इज इक्वल टू m लगा दिया, मास ऑफ बॉडी कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंट्रल मास। तो ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने काम की बात। देखो, सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं पोजीशन ऑफ सेंट्रल मास। कैसे निकालते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कॉमा वेलोसिटी ऑफ सेंट्रल मास, कॉमा एक्सेलरेशन ऑफ सेंट्रल। अब देखो मेरी बात सुनो, दो तरह के इसके कैलकुलेशन होते हैं। कायदे में सही कैलकुलेशन जो होता है, क्योंकि हमने जब सेंट्रल मास डिफाइन किया है तो हमने कहा कि सेंट्रल मास वो पॉइंट होता है जहां पर हम सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं जो अप्लाई न्यूटन्स लॉ। लेकिन हमारी बुक्स में पहले पोजीशन वाला डायरेक्ट डिफाइन कर देते हैं, फिर उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी डिफाइन कर देते हैं ना। तो मैं जानबूझ के उसी सीक्वेंस में डिफाइन कर देता हूँ जिस सीक्वेंस में किताब रहता है। पर सच्चाई ये है कि यहाँ से ये जो डेफिनेशन हमने बनाई थी कि पूरा मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, सेंट्रल मास पे। अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो सेंट्रल मास ही वो सौभाग्यशाली पॉइंट होता है जिसका एक्सेलरेशन F/m होता है। अदर पॉइंट्स का एक्सेलरेशन डिफरेंट हो सकता है। तो कायदे में पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकलता है, फिर उसको इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकलता है, फिर डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करके पोजीशन निकलता है। ठीक है, तो अब पता नहीं तुम्हारे स्कूल में कैसे है, तो नहीं तो स्कूल में करोगे वो हो सकता गलत कर दे, तो मैं उसी उल्टा सीक्वेंस में बता देता हूँ जिस सीक्वेंस में है। बाकी मैं सीधा सीक्वेंस में भी बता दूंगा कैसे आता है। तो सबसे पहले देखो, अगर मुझे पोजीशन की बात करनी, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मास, वेलोसिटी ऑफ सेंट्रल मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंट्रल मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम। n पार्टिकल है हमारे सिस्टम में। सबसे पहले आइए देखते हैं, मान लेते हैं बच्चों ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, और हमारे पास कई पार्टिकल्स मौजूद हैं। अभी हम n पार्टिकल ले रहे हैं, बॉडी पे फिर बाद में आएंगे। बॉडी क्या है? इनफाइनाइट पार्टिकल सिस्टम। पहले हम 4-10 पार्टिकल का मिला के सिस्टम है, ऐसा सिस्टम मानने की कोशिश करते हैं। तो हमने कहा एक पार्टिकल हमारा m1 है, एक m2 है, एक पार्टिकल m3 है ना, एक पार्टिकल m4 है। m1 का पोजीशन वेक्टर है r1, m2 का पोजीशन वेक्टर है r2 और m3 का पोजीशन वेक्टर है r3। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, और मान लेते हैं कोई m4 भी है। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं, n पार्टिकल, m4, m5 एंड सो ऑन। तो सेंट्रल मास की जो पोजीशन वेक्टर डिफाइन होता है वो होता है बेटा पोजीशन ऑफ सेंट्रल मास r वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। r वेक्टर हम पढ़ा चुके हैं आपको, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। अगर x, y, z कोऑर्डिनेट्स हैं तो xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप पोजीशन वेक्टर। तो ये बच्चों डिफाइन होता है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास जो कि m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो। इस तरह से पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो हम डिफाइन करें। लेकिन जैसा कि हमने कहा यहाँ पर मन में एक क्वेश्चन आता है कि सर ये ऐसे कैसे डिफाइन हो गया, इस तरह से तो हमने डिफाइन नहीं किया था। लेकिन मैं आपको एक हिंट दिलाता हूँ कि यहाँ से ही ये डिराइव होकर आता है। मैं आपको सीधा रास्ता भी दिखा दूंगा। ठीक है बच्चों, m/r को जो बोलते हैं ना, ये मोमेंट ऑफ मास कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू डिस्टेंस जब टॉर्क पढ़े थे तुम क्लास 10th में या 9th में, तो मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते थे। ऐसे ही m/r वेक्टर को हम मास मोमेंट कहेंगे। तो ये है पहले पार्टिकल का मास मोमेंट, ये है सेकेंड पार्टिकल का मास मोमेंट, ये है थर्ड पार्टिकल का मास मोमेंट डिवाइड बाई टोटल मास। तो एक तरह से ये लिखा है टोटल मास मोमेंट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो m1 प्लस m2 प्लस m3 को हम m टोटल कह सकते हैं। m1 प्लस m2 प्लस m3, तो अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल मास
into r center of mass equal to m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 होगा कि नहीं? यानी आप ऐसे कह सकते हो कि जो किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जैसे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमने कहा है, सभी पार्टिकल्स का जो टोटल मास मोमेंट होगा, टोटल मास मोमेंट वही कैलकुलेट किया जा सकता है अगर हम सारा का सारा मास कहाँ मान ले, सेंट्रल मास पे मान के अगर हम मास मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो इक्वल मास मोमेंट आएगा। ओके, तो ये भी थोड़ा सा मास मोमेंट के टर्म में भी बातें याद रखो, क्योंकि आगे हम इसका यूज करने वाले हैं कि जहाँ m1 r1 वेक्टर लिखा होगा प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 एंड सो ऑन लिखा होगा, वहाँ पे हम टोटल मास इनटू RCOM लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब जैसे इस रिलेशन को, जैसे यहाँ पर मैंने इस रिलेशन को ऐसे लिख लिया, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, और आगे n टर्म है तो बहुत सारा डॉट डॉट कर दिया, डिवाइड बाई टोटल मास, ऐसे लिख सकता हूँ ना। इस पोजीशन वेक्टर को मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ टाइम के रिस्पेक्ट। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा इस वाली इक्वेशन को, या इसको ही डिफरेंशिएट कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल मास इनटू dr by dt क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेंट्रल मास, डायरेक्ट लिख दो चलेगा। इसका डिफरेंशिएशन होगा dr by dt बेटा, इसका होगा dr1 by dt, लिख ही देता हूं। ये है dr सेंटर ऑफ मास by dt, और ये है m1 dr1 by dt, ये है m2 dr2 by dt एंड सो ऑन। तो यहां से देख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा इस इक्वेशन से हम यहाँ पे, टोटल मास इनटू ये क्या है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंट्रल मास, है कि नहीं, इक्वल टू, बताओ पहला टर्म क्या लिखा है, बोलो, m1 d1 प्लस m2 प्लस m3। तो यहाँ से वेलोसिटी और दो फॉर्मूले काम के निकल रहे हैं। एक तो सेंट्रल मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला m1 v1 प्लस m2 v2, इससे मैं इक्वेशन नंबर 2 कहूँगा, एंड m3 v3 डिवाइड बाई टोटल मास। टोटल मास को मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन, तो लिख सकता हूँ या नहीं। तो एक तो फॉर्मूला निकल रहा है कि जैसे देखो जो फॉर्मूला पोजीशन का है बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ सेंट्रल मास है कि नहीं, वो है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये है m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपॉन टोटल मास। अगर एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंट्रल मास आ जाएगा, क्या आएगा, m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 आ जाएगा या नहीं। ठीक है, लेकिन इस ऊपर वाली लाइन से कुछ कंक्लूजन और निकल रहा है। जैसे हमने कहा अक्सर ये कंफ्यूजन होता है कि आखिर सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। कई बार बच्चे बहुत सारी चीज़ों के लिए सेंटर ऑफ मास ही लगाना तो शुरू कर देते हैं कि सर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन निकालना है तो लगाएंगे कि नहीं, हर जगह काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगेगा, पार्टिकल मान सकते हैं कि नहीं। बेसिकली सेंटर ऑफ मास हमें क्या कहता है कि आप बॉडी को एक पार्टिकल की तरह एज्यूम कर लो, आप मान लो पूरा मास यही रखा हुआ है जस्ट लाइक ए पार्टिकल, बट ये कब कब अलाउड है, आप ऐसा कब कब कर सकते हैं, ये बात हम आखिरी में कंक्लूड करेंगे, अभी आप समझते चलो। ऊपर वाली इक्वेशन को अगर आप देखोगे, अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ और इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूँ बेटा, तो 2 में जो m1 v1 है ये फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम है, m2 v2 सेकेंड पार्टिकल का है, और m3 v3 थर्ड पार्टिकल का। सबको अगर आप जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, आएगा कि नहीं। यानी राइट साइड में लिखी हुई चीज सिस्टम के टोटल लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं, और यही चीज लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई चीज के बराबर है। तो इससे हमें ये वाली बात भी पता चल जाती है कि जो लीनियर मोमेंटम होता है किसी बॉडी का, है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे, जो लीनियर मोमेंटम होता है बॉडी का, क्या होता है किसी बॉडी का मोमेंटम या सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होता है, इसे हम टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ क्या लिख सकते हैं बेटा, सेंटर। इसका ये मतलब है कि अगर हमारे सिस्टम में 2 या 2 से ज्यादा पार्टिकल है, प्लीज सुनिए, बॉडी में इनफाइनाइट पार्टिकल्स होते हैं,
तो हम उसका मोमेंटम सिंपल m इंटू वी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे सिस्टम में मैनी पार्टिकल्स मौजूद है, बहुत ध्यान सुनना, उसका सो न जाना। हाँ, तो अगर मैनी पार्टिकल्स मौजूद है बेटा, तो ये या तो हम सभी पार्टिकल का अलग अलग निकाल कर जोड़े, लाइक m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3, या फिर हम टोटल मास इनटू क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ। इसका मतलब हुआ बॉडी का लीनियर मोमेंटम m इंटू v नहीं होता है। आज के बाद तुम ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, तुम्हें बॉडी का मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर। यानी आप ये भी कह सकते हो कि लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए भी हम सेंटर ऑफ मास का कांसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। लीनियर मोमेंटम का कैलकुलेशन करने के लिए भी हम पूरा का पूरा मास एक पार्टिकल की भांति, एक पार्टिकल की तरह कहाँ मान सकते हैं, सेंटर ऑफ मास में मान सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई बेटा? तो अभी पहले इतना लिख लो, फिर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये मैं उस सीक्वेंस में चीजें लिख रहा हूँ जिस सीक्वेंस में हमारी बुक्स में दी गई है, ठीक? नोट कर लो, नोट कर लो। तो भाई हमने ये पढ़ लिया कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास। अगर टोटल मास को इधर लिख दें तो भी किताब चल जाएगी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। यानी अगर हमारे सिस्टम में मैनी पार्टिकल्स मौजूद हो या खुद एक बॉडी हो, बॉडी भी एक मैनी पार्टिकल सिस्टम है, तो दो तरीके हो सकते हैं टोटल मोमेंटम निकालने के। एक तरीका तो ये है सभी पार्टिकल का मोमेंटम अलग अलग निकाल के ऐड कर दिया जाए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता हो तो सारा का सारा मास वही कंसंट्रेटेड मास है। यानी दो बातें अब तक समझ में आ चुकी हैं कि एक तो ये समझ में आ चुका है कि किसी बॉडी के लिए न्यूटन्स लॉ अगर लगा रहे हैं तो F इक्वल टू ma अगर अप्लाई कर रहे हैं तो सारा मास को हम कहाँ कॉन्सेंट्रेट मानेंगे, सेंटर। तो मोमेंटम अगर लिख रहे हैं m भी अप्लाई करना है, तो अलग अलग पार्टिकल का हम अलग अलग नहीं लिखना चाहते, हम सीधे P बराबर m भी लगाना चाहते हैं, तो भी हमें सारा मास कहाँ मानना पड़ेगा, समझ में आ रही बात? इसी क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने दे रखा है, इसको फिर से डिफरेंशिएट किया टाइम के रेस्पेक्ट। तो ये dv बाई dt हो जाएगा बेटा, अरे हो जाएगा कि नहीं, m1 हो जाएगा dv1 बाई dt। मैं जो बेसिक रिजल्ट है सारे डायरेक्ट निकलवा लिए हमने, जैसे हैं सब सिमिलर। फिर फटाफट क्वेश्चन करेंगे। dv2 बाई dt, m3 dv3 बाई dt एंड सो ऑन। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये लिखा है टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर, लिखा है कि नहीं? और ये लिखा है m1 a1 वेक्टर, ये लिखा है m2 a2 वेक्टर और ये लिखा है m3 a3 वेक्टर एंड सो ऑन। तो यहाँ से पहले तो एक काम का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, वो है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर। तो दैट इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 एंड सो ऑन। आप दो टर्म लिख के भी सो ऑन कर सकते हो और डिवाइड बाय टोटल मास, जिसको मैं लिख सकता हूँ m1 प्लस m2 प्लस m3। एक तो ये रिजल्ट बेटा डायरेक्ट आ गया हमारा, ठीक है? अच्छा, दूसरा, इस वाली लाइन को ध्यान से अगर देखोगे तो ये लिखा है पहले वाले पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। ये दूसरे पार्टिकल F नेट इक्वल टू ma होता है ना? ये दूसरे वाले पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स तीसरे वाले पे। राइट हैंड साइड में जो लिखी हुई चीज है वो बता रही है दिस इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल, इट कैन बी अ बॉडी आल्सो, ठीक? तो ये राइट साइड में लिखी हुई चीज नेट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। और हम ये बात पढ़ चुके हैं न्यूटन्स लॉ में कि किसी सिस्टम पे जो नेट फोर्स होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के ही बराबर होता है, क्योंकि इंटरनल फोर्स का रिजल्टेंट तो जीरो होता है वैसे, ठीक है? यानी ये जो राइट साइड में लिखी हुई चीज है ये रिप्रेजेंट कर रही है एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम। और इसे दो चीजों के इक्वल लिखा, यानी कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कई बार हम न्यूटन्स लॉ फॉर ए सिस्टम का ये भी फॉर्मेट लिखते हैं, याद करो मैंने न्यूटन्स लॉ में पढ़ाया है।
एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 3 मंकी चलाए थे याद करो। एक धागे पे 3 मंकी दौड़ाए थे अलग अलग एक्सेलेरेशन से, ठीक। तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 प्लस m4 a4 ऐसे लिख सकते हो। यही चीज किसके इक्वल लिख सकते हो? टोटल मास इनटू, यही से तो शुरुआत की थी हमने सेंटर मास को डिफाइन करने की। तो यहाँ से अगर हम उल्टा चलें तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ से फिर इंटीग्रेट करके यहाँ आ जाएंगे, फिर वहाँ से इंटीग्रेट करके पहुंचे। तो करेक्ट प्रोसेस तो वही है, पर हमारी बुक्स में जिस तरह से कुछ चीज़ें दी गई हैं आपकी क्लास 11 की, उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब मुद्दे की बात ये है कि हमारे पास सिर्फ देखो ये आइडेंटिकल रिजल्ट है। पोजीशन वेक्टर का रिजल्ट क्या था? RCOM का सेंटर मास की पोजीशन थी m1 r1 + m2 r2 + m3 r3 डिवाइड बाय टोटल मास। वेलोसिटी थी m1 v1 m2 v2 m2 m3 v3 डिवाइड बाय टोटल मास। एक्सेलरेशन में भी सेम रिजल्ट है। तो इसके अलावा रिजल्ट हमने और बताए, बॉडी का मोमेंटम या सिस्टम का मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी ऑफ। अब कोई तुमसे पूछे कि बॉडी के मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो P बराबर mv मत बोलो। देखो क्या कुछ प्रॉब्लम है सर, इसको चार्जिंग भी चलेगा ये बैटरी कम है। हां यस सर। तो हमने कहा कि दो बातें समझ गए कि अगर हमें मोमेंटम लिखना हो तो टोटल मास इनटू v सेंटर मास लिखेंगे। तो बॉडी का मोमेंटम सिंपल mv नहीं कहेंगे, अब mv सेंटर मास बोलेंगे। और न्यूटन्स लॉ लिखना होगा बॉडी के लिए डायरेक्टली, तो टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर। तो दो बातें हम समझ चुके हैं कि एक तो बॉडी का मोमेंटम निकालने के लिए हम बॉडी का सारा मास पार्टिकल की तरह सेंटर मास में कंसंट्रेटेड मान लिया करेंगे, और न्यूटन्स लॉ लगाते वक्त भी सारा मास पार्टिकल की तरह सेंटर मास पे कंसंट्रेटेड मान लिया करेंगे, ठीक है ना। लिख लो फटाफट, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी रिजल्ट आपको बता दिए एक साथ अलग अलग करके। अब हम सारे इसके एप्लीकेशन समझेंगे, फिर हम कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। दिवाली तक हमें चैप्टर खत्म करना है। तीन क्लास मैक्सिमम मिलेंगे, एक तो एक्स्ट्रा ले ले। तीन उसके बाद मैक्सिमम मिलेंगे। संडे को एक एक्स्ट्रा ही था, तो उसके बाद क्या सर सामने आएंगे बस सर, स्टिल हो जाएगा बस। और दिए Find out position of center of mass of 3 particles system। पहला पार्टिकल जो है उसके मास 1 किलोग्राम है और उसके कोऑर्डिनेट्स 1 2 4 है। दूसरा पार्टिकल 3 किलोग्राम का, उसके कोऑर्डिनेट्स 2 3 -1 है। और तीसरा पार्टिकल 3 किलोग्राम का, उसके कोऑर्डिनेट्स 2 0 1 है। अब हमने अभी आपको सिंपल वेक्टर फॉर्म पढ़ाया है, अभी हमने XYZ अलग अलग नहीं बताया आपको, तो हम उस हिसाब से बेसिक से करेंगे, बिल्कुल बेसिक। हमने क्या पढ़ा है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। RCOM पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? अगर हमें XYZ दिए हों तो XI प्लस Y ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाने वाला रेफरेंस वेक्टर। तो ये आएगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये तो लिखेंगे बेटा। तो हम डायरेक्ट IJK में लिखेंगे, अभी हम आपको XYZ में अलग अलग बता देंगे, बट आप अप्लाई हमेशा वेक्टर फॉर्म में करो। इससे आपको बार बार एक ही क्वेश्चन में XYZ के लिए 3 बार फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक। तो RCOM इक्वल टू, पहले का मास है 1 किलोग्राम। R1 कैसे लिखोगे? देखो 1 2 4 है, तो क्या लिखोगे? 1 I कैप
2j कैप 4k कैप, यही तो आएगा पोजीशन वेक्टर शाश्वत। m2 क्या आएगा 2i कैप 3j कैप -1k कैप। m3 क्या आएगा 2i कैप 0j कैप 1k कैप डिवाइडेड बाय 6। बताओ आएगा कि तो यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर डेटा आ रही है वो देखो आ रही i में 1 i में 4 यहाँ से ऐड हो जाएंगे 5 और 5 इधर से 10 10/6 i आ रहा है कि j में 2j यहाँ से आ रहा है 6 यहाँ से आ रहा है 8/6 j कैप 4k यहाँ से आ रहा है -2 2k 2 3 5k। कैलकुलेशन चेक करिएगा 11/6 होगा और 11 आई क्या 11 है 4 1 5 6 11 तो ये देखो पोजीशन वेक्टर आ गए। तो एक लाइन में आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हो 11/6 8/6 5/6। 8/6 को 4/3 लिख सकते हो तो आप 11/6 4/3 5/6 ऐसे ये आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। बताओ भी समझ पा रहे हो कि अब हम ये भी देखेंगे कि हम चाहें तो वेक्टर फॉर्म में ना लगा करके x में अलग y कोऑर्डिनेट अलग z कोऑर्डिनेट अलग भी कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा ब्रेक करके दिखा देता हूँ क्या सिमिलर, पर हम करेंगे नहीं उस तरह से क्योंकि हमें एक ही काम 3 बार करना पड़ेगा, छोटे सवाल में भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। पर हम सीखेंगे इसलिए कभी कभी हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही पूछा जाएगा, सिर्फ y कोऑर्डिनेट ही पूछा जाएगा, तब हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी है। समझ आएंगे ना सबको, सिंपल फॉर्मूला लगाया है, कोई दिमाग नहीं लगाया इसमें हमने। अब आओ देखो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले से हमने पोजीशन पे वापस चर्चा करेंगे। पोजीशन ऑफ सेल हमने ये बात तो पढ़ ली कि सेंट्रल मास का पोजीशन वेक्टर हमने पढ़ा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास। इसे मैं कैपिटल M से लिख देता हूँ व्हिच इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अब अगर मुझे इसे XYZ में अलग अलग लिखना हो तो एक से फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो वो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स अगर x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास, z सेंटर ऑफ मास है तो इसे हम लिखेंगे x सेंटर ऑफ मास i कैप प्लस y सेंटर ऑफ मास j कैप प्लस z सेंटर ऑफ मास की कैप। क्या यही लिख पाएंगे बताओ बेटा ये r को? अरे लिखे कि नहीं? 1/m जो है वो कॉमन ले लेते हैं। m1 r1 वेक्टर के मान लेते हैं पहले पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 है तो हम पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस वेरी गुड x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 बहुत बढ़िया। फिर m2 के साथ लिख लेते हैं बेटा x2 i कैप, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 हैं एंड सो ऑन। मैं तीसरा ले रहा हूं, ऐसे बहुत सारे पार्ट। अब अगर हम लेफ्ट साइड में फिर से यही रहने दें, राइट साइड पर सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखो ये m/1/m टोटल कॉमन है। i कैप वाले सब एक साथ लिख लेते हैं तो i कैप के साथ आ रहा है देखो m1 x1 आ रहा है, m2 x2 एंड सो ऑन, m3 x3 m4 x4 आएगा। इसी तरह से j कैप के साथ देखो क्या आ रहा है m1 into y1, यहाँ से देखो m2 into y2 एंड सो ऑन, और k कैप के साथ क्या आ रहा है बेटा m1 z1 प्लस m2 z2 एंड सो ऑन, बहुत सारे टर्म ये ब्रैकेट। अब आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वेक्टर लिखा हुआ है, दोनों वेक्टर इक्वल हैं। जब कोई दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनके सभी कंपोनेंट्स इक्वल होने चाहिए। जैसे अगर हम कहें a i कैप प्लस b j कैप प्लस c j कैप इक्वल है अल्फा i कैप प्लस बीटा j कैप प्लस गामा k कैप के, तो a इक्वल होना चाहिए अल्फा के, b इक्वल होना चाहिए बीटा के, तभी दोनों वेक्टर इक्वल होते हैं जब उनके सारे कंपोनेंट्स इक्वल होंगे।
मतलब आई के कोफिशिएंट्स इक्वल होना चाहिए, देवासी समझ रहे हो बेटा, जे के कोफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए के और के कोफिशिएंट। तो यहाँ पर है आई का कोफिशिएंट है x सेंटर है कि नहीं, यहाँ आई का कोफिशिएंट क्या है, ये है, देखो है कि नहीं, और ये डिवाइड बाय m भी रहेगा यहाँ, तो ये देखो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, m1 प्लस प्लस 1 डिवाइड बाई, वही आ गया जैसे r में आया था, अरे आ गया कि नहीं, जैसे r में था, जैसे वेलोसिटी में था, सेम फॉर्मूला है, तो ये x में अलग से आ गया। y j का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो y सेंटर मास आएगा, कितना आएगा, m1/1 प्लस डिवाइड बाय टोटल मास। अब इसको चाहे m1 प्लस m2 प्लस m3 लिख सकते हो ना। z सेंटर मास क्या आएगा बेटा, m1z1 प्लस, अगर ये प्रूफ करने के लिए आए तो यहाँ से शुरू करना, ये सब पूरा लिख देना, स्कूल में अगर आ जाए बाई चांस सब्जेक्ट में, है ना, नहीं आए तो नहीं आए, अच्छी बात है। बाकी जे में कंपटीशन में इसे कोडिंग नहीं पूछता है, उसे मेन क्वेश्चन से मतलब है, कॉन्सेप्ट से मतलब है, ठीक है। लिख तो जो फॉर्मूला हम वेक्टर फॉर्म में लगाते हैं डायरेक्ट, वही फॉर्मूला हम x y z में अलग अलग भी लगा सकते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए, आप वेक्टर फॉर्म में लगाओगे तो एक ही बार में काम हो जाएगा, x y z सब आ जाएंगे, बस i j k का प्रयोग करना है। x y z में अलग अलग लगाओगे तो वही काम 3 बार करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ इसलिए रहे हैं कि मान लो उसने सिर्फ x कोऑर्डिनेट पूछा सेंटर मास का, तो हम x वाला लगाएंगे केवल, फिर y z से हमें क्या मतलब, अरे समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, आयुष नोट कर लो। चलिए तो कुछ क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन हमारे पास तो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, और कुछ क्वेश्चन में आपको अलग तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे आपसे कहेगा कि मान लेते हैं 4 पार्टिकल हैं हमारे पास, एक का मास m है, एक का मास 2m है, एक का मास 3m है, एक का मास 4m है, और एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ a है। ये a b c d 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो 4 पार्टिकल एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे रखे हुए हैं, और हमसे ऐसा सवाल पूछ सकता है कि फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम a। तो सेंटर मास होगा वो a से कितना दूर होगा, a से उसकी डिस्टेंस क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमें ओरिजिन गिवन नहीं होता, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स वगैरह दिए नहीं, लेकिन हम अपनी सुविधा के हिसाब से, ठीक है, एक ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। अब ये जैसे स्क्वायर दिया है तो हम मान लेंगे a से डिस्टेंस बतानी, तो जहाँ पर भी सेंटर मास होगा उससे ये डिस्टेंस बतानी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, पकड़ो सोच ले। तो सबसे पहला तरीका होता है कि पहले हम सेंटर मास की लोकेशन बताते हैं, उसके लिए पहले हम अपना ओरिजिन डिसाइड कर लें कि ओरिजिन हम कहाँ मान रहे हैं। तो लेट अस सपोज जैसे a से डिस्टेंस पूछी, तो बेटर है a को ही ओरिजिन मानना। तो अगर हम मान लें कि लेट a इज 0,0, अगर a को 0,0 मान रहे हैं तो फिर इसको x एक्सिस मान ले रहे हैं, तो ये a,0 होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स a, a होंगे और इसके 0, बताइए। जैसे ही हमने अपना ओरिजिन डिसाइड किया, हमने पोजीशन सबके लिखी। अब ये 2 डायमेंशनल प्लेन है x और y में, तो हम वेक्टर फॉर्म में पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बेटा जो आएगा m1, पहले m मास लिखेंगे, m1 r1 प्लस m2 r2 वेक्टर, m3 r3 वेक्टर, m4 r4 वेक्टर डिवाइड बाय टोटल। तो पहले मास का पोजीशन 0 है, ओरिजिन है, तो 0 वेक्टर लिख लेंगे। फिर 2m मास का पोजीशन वेक्टर है ai कैप प्लस 0 j, तो सिर्फ ai कैप। फिर 3m वाले का पोजीशन वेक्टर है ai कैप प्लस a, फिर 4m वाले का है 0i कैप a डिवाइड बाय टोटल मास है 10m। सबका जोड़ देंगे बेटा तो 10m हो जाएगा। r सेंट्रल मास हो जाएगा यहाँ से, i कैप में देखिए 2 यहाँ से i आ रहा है, 3 यहाँ से आ रहा है, तो a/2 i कैप 10m से डिवाइड कर दें।
और जे में 3 यहाँ से आ रहा है, 4 यहाँ से, 7/10, 7a/10 जे। तो हम सेंटर ऑफ मास के जो पोजीशन आ रहे हैं वो हमने निकाल लिए 7 निकाल लिए। ये हमारी ए की पोजीशन है, कोऑर्डिनेट्स है बेटा। ये ओरिजिन माना है, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए a/2, 7a/10। अब हमको ये डिस्टेंस चाहिए दोनों के बीच, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से लगा देंगे अंडर रूट इसका स्क्वायर a माइनस 0 का स्क्वायर यानी a/2 माइनस 0 का स्क्वायर 7a/10 माइनस 0। इस तरह से हमें डिस्टेंस का आंसर हमारा आ जाए। यदि कभी ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, उसके कॉर्नर पे पार्टिकल रखे हो और किसी एक पॉइंट से डिस्टेंस पूछी जाए, ऐसे क्वेश्चन में आप अपना सिंपल सा एक ओरिजिन सेलेक्ट कर लो, सभी पार्टिकल के उस ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स लिख लो, पोजीशन वेक्टर्स में कन्वर्ट कर लो एंड अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, चलो लिख लो फटाफट। और इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करो। यहाँ पर मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहा हूँ। ये m मास है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ L है, ट्रायंगल के पॉइंट्स ABC हैं, इसका मास भी m है और इसका मास C का मास जो है वो 4m है। चलो इसका 12m 12 4m है। तो फिर आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट A। इसको लिखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो हम लोगों ने कैसे डिस्कस किया था कि भाई जहाँ से डिस्टेंस निकालना है एक बार उसको ओरिजिन मान लेते हैं। तो अगर हम a को 0,0 मानेंगे तो ये l,0 होगा और अगर इसको देखोगे तो ये l/2 आएगा, हाफ x कोऑर्डिनेट l/2 और ये 60 डिग्री एंगल होगा बेटा, तो हाइट l sin 60 डिग्री, राइट, l√3/2 आएगा ना। इस तरह से आप तीनों के पोजीशन लिख लो, फिर पोजीशन वेक्टर ले लो सेंटर ऑफ मास, क्या आएगा m into 0, इस वाले का तो 0 हो गया, 2m into L I कैप और L/2 I कैप प्लस डिवाइड बाय टोटल मास कितना है 7। अब अगर आप I कैप पे लेके तो 2m यहाँ की 4/7 4l/7 I कैप और J कैप में अगर आप देख रहे हैं 2√3 L/7। तो जो पोजीशन आ रहे हैं वो 4l/7 2√3 L/7 और A से डिस्टेंस पूछिए, A से, तो A से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस फ्रॉम A हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर पूरा 4l/7 माइनस 0 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से आपका जो दिया है कर लेंगे ना। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं इसी तरह से सेंटर ऑफ मास ऑफ ए 2 पार्टिकल सिस्टम, अगर समझना दो ही पार्टिकल का सिस्टम। क्या आप लोगों ने कोऑर्डिनेट में क्लास 9 या 10 में पढ़ा होगा कि 2 पॉइंट अगर एक लाइन को मिला रहे हैं तो उसी लाइन पे किसी थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इंटरनल इंटरसेक्शन, एक्सटर्नल, ऐसा कुछ नहीं था, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो उस लाइन को m:n के रेशियो में ब्रेक कर रहा है, जो उतना याद नहीं मुझे, तो उसी से कुछ मिलता जुलता आने वाला है, जरा पहचानेगा। तो सबसे पहली बात ये है, जैसे अगर हम कहें
वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें हमारे पास दो पार्टिकल होंगे, एक पार्टिकल है m1 और एक पार्टिकल है m2। इसके पोजीशन वेक्टर r1 है, इसके पोजीशन वेक्टर r2। तो जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होते हैं, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, वो हमने कहा m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो जैसे x और y, जैसे अगर मैं सिंपल कहूँ तो जैसे दो पॉइंट हैं, इसका x कोऑर्डिनेट x इक्वल टू x1 है, इसका x कोऑर्डिनेट x इक्वल टू x2। बहुत ध्यान से। तो अगर मैं कहूँ कि इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आप कहोगे सर m1 x1 प्लस m2 x2 लेट अस सपोज m1 2 है, m2 3 है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 x2। समझना बात। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पे जो पॉइंट लाई करेगा कहीं, जो यहाँ से अगर m1 के साथ x1 के साथ 2 है तो ये रेशियो 2 हो जाएगा, ये रेशियो 2 हो जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में कहीं एक पॉइंट लाई कर रहा है जो इस लाइन को 2:3 के रेशियो में या 3:2 के रेशियो में ब्रेक कर रहा है। 3 है x1 का, 2 है इसका, तो उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे कि नहीं आएंगे, बताओ आएंगे। ऐसे बेटा यहाँ पर आप कह सकते हो कि अगर R3D में भी R1 वेक्टर अगर किसी के पोजीशन वेक्टर हो और R2 किसी के पोजीशन वेक्टर हो, तो ये कुछ उसी तरह का लिखा है mR1 प्लस nR2 अपॉन m प्लस n, लिखा है कि नहीं? तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसी लाइन पे कहीं कोई पॉइंट लाई करे और R1 के साथ m1 है, तो R1 के साथ m1 का मतलब ये वाला लेंथ जो होगा वो m1 के प्रोपोर्शनल होगा और ये वाला जो लेंथ होगा वो m2 के प्रोपोर्शनल। इसके पोजीशन वेक्टर के साथ इसका रेशियो आता है, याद करो, और इसके पोजीशन वेक्टर के साथ इसका आता है। ये सारे गणित में आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कोऑर्डिनेट आएगा, ये जो पोजीशन वेक्टर आएगा, ये इन्हीं दोनों को मिलाने वाली लाइन पे ही कहीं लाएंगे। मतलब दो पार्टिकल का जो सेंटर मास होता है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, रिलेट करने के लिए, वो उन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही, लाइन पे ही कहीं लाइन करता है बीच में। और वो इस तरह का होता है कि m1 के पास जो m1 से उस पॉइंट की डिस्टेंस होती है और जो m2 से उस पॉइंट की डिस्टेंस होती है, वो m2:m1 के रेशियो में होती है। आप देखिए ना, इस फॉर्मूले को देखिए ना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि R1 वेक्टर और एक पोजीशन है R1 और एक पोजीशन है R2, एक पॉइंट है P, ये रेशियो 2:5 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो आप इसका रेशियो इसके साथ लिखोगे, आप क्या लिखोगे? 5R1 प्लस अपॉन 5 प्लस 2 लिखोगे कि नहीं सेक्शन फॉर्मूले से? तो आप यही तो कहोगे जो R1 के साथ है वो एक्चुअली P पॉइंट से दूसरे वाले पॉइंट की डिस्टेंस का रेशियो होगा। अरे हुआ कि नहीं? यहाँ R1 के साथ कौन है? M1, यानी कि ये रेशियो जो होगा, और R2 के साथ M1 है, यानी कि रेशियो ये M1 M2:M2 नहीं होगा, M2:M1, ये M2:M1 होगा। अरे होगा कि नहीं? यानी कि जो सेंट्रल मास होगा वो दोनों पार्टिकल्स को मिलाने वाली लाइन को किस रेशियो में तोड़ेगा? M2:M1। M1 वाली साइड का रेशियो M2 के प्रोपोर्शनल होगा और M2 वाली साइड की डिस्टेंस M1 के प्रोपोर्शनल। क्रॉस होता है सेक्शन फॉर्मूले, होता है कि नहीं? ठीक है, आप सब भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। बस इतनी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि दो पॉइंट का, दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास, दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास उन्हीं को ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही कहीं लाई करता है। दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास उन्हीं को ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही कहीं लाई करता है। और इसके लिए हम बड़ी आसानी से आप डिस्टेंस का फॉर्मूला भी निकालेंगे। और आपको जो चीज़ मैं याद कराना चाहता हूँ वो मैं ये याद कराना चाहता हूँ कि अगर आपको दो पार्टिकल दिए हों कभी M1 M2 और आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा, उनके बीच की डिस्टेंस दे देगा आपको, ठीक है? ये तो आप वेक्टर फॉर्म में लगा दोगे और आप चाहो तो वेक्टोरली समझ गए कि आप हाँ इनके बीच में ही कहीं कोई पार्टिकल होगा और जिसके ये पोजीशन वेक्टर जो होंगे, ये जो पोजीशन वेक्टर होगा सेंट्रल मास, ये अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2, तो डेफिनेटली ये सेक्शन फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है, which shows that
कि चलो रेशियो नहीं भी समझ में आ रहा, बट स्टिल आप ये तो कह ही सकते हो कि कोई ना कोई इंटरनल पॉइंट है जो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइड कर रहा है। और M1 के साथ चूंकि R1 के साथ M2 का रेशियो होता है और R2 के साथ M1 का रेशियो होता है, तो M1 और M2 से जो डिस्टेंसेस होंगी वो M2:M1 के रेशियो में उस डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे। ये चीज़ हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं, हमें रटने की जरूरत नहीं है, हम आसानी से समझ जाएंगे। जैसे हमने मान लिया, लेट अस सपोज हम सिंपलीफाइड फॉर्म में इस चीज़ को समझते हैं। हमें ये तो क्लियर है कि इसी लाइन पे सेंटर ऑफ मास कहीं लाई करेगा। मान लेते हैं, कैसे प्रूव करेंगे, अभी देखो 2 मिनट में प्रूव हो जा रहा है। लेट अस सपोज ये x एक्सिस है, मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे d, हो जाएंगे। यस सर। अब हमने कहा चलो एक सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो एक सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाई, अरे ये तो पढ़ाया अभी, और रख देते हैं वैल्यू। एक सेंटर ऑफ मास आ गया, m1x1 0 है, m2x2 की वैल्यू क्या है d/m1 प्लस, यानी सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट आ रहा है वो m2d/m1 प्लस m2 आ रहा है कि नहीं। y कोऑर्डिनेट देखो, y इसका भी 0, y इसका 0, y सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा 0। अरे y 0 आने से प्रूफ तो हो गया कि x एक्सिस पे लाई करेगा, यानी इसी लाइन पे लाई करेगा। और ये वाली डिस्टेंस देखो, ये d से छोटी है कि नहीं, यानी x कोऑर्डिनेट d से छोटा है पर 0 से बड़ा है, तो 0 यहाँ है, d यहाँ है, तो यहाँ बीच में कहीं लाई करेगा। बताओ करेगा कि नहीं। वो सारी बातें जो मैं आपको ज्ञान की कर रहा था, वो ज्ञान की बातें की जरूरत ही नहीं, आप सरल एग्जाम्पल से सरल चीजें समझ, बात समझ में आ रही। आप ये भी समझ पा रहे हो कि देखो जो m1 से दूरी आ रही है वो आ रही है m2d/m1, क्योंकि ये हमने ओरिजिन से माना है ना। तो जो x सेंटर मास है वो x कोऑर्डिनेट है, और x कोऑर्डिनेट कहां से होती है, ओरिजिन से डिस्टेंस होती है, यानी यही वाली चीज तो आपने निकाली है। बताओ निकाली कि नहीं। अगर हम कहें m2 से डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस फ्रॉम m2 अगर हम निकालें डिस्टेंस फ्रॉम m2, तो तुम आसानी से d में से x ये घटा दोगे, टोटल d है उसमें से ये वाली घटा दोगे, तो d में से m2d/m1 प्लस m2 जब घटाओगे बेटा, तो यू विल गेट m1d/m1 प्लस, यानी कि जब m2 से m1 से डिस्टेंस लिख रहे हो तो ऊपर आएगा m2d/m1 प्लस m2 दूसरा वाला पार्टिकल, और जब m2 से डिस्टेंस लिख रहे हो तो ऊपर आएगा m1। अब तुम देखो इसका रेशियो लोगे तो m2:m1 आएगा। m1 से डिस्टेंस और m2 से डिस्टेंस का जब रेशियो लोगे तो उल्टा क्रॉस रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। वही चीज जो मैं हवा में समझाने की कोशिश कर रहा था आपको मैथमेटिक्स का यूज करके, वो आप बेसिक एग्जांपल के थ्रू प्रूव कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि रिजल्ट आपको याद रहे, ठीक है। याद रखना, जिससे दूरी लोगे दूसरा वाला मास रहेगा ऊपर, जिससे डिस्टेंस निकाल रहे हो m2 से निकाल रहे हो तो m1d रहेगा, और m1 से निकाल रहे हो तो m2d रहेगा अपॉन m1 प्लस m2। जैसे हमने कहा, मान लो दो पार्टिकल हमारे पास ये हैं, ये 2 किलोग्राम का है, ये 10 किलोग्राम का है, ये मान लो 24 मीटर इसका डिस्टेंस है। हमने कहा बताओ सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस क्या होगी, तो इससे वाले से अगर निकालोगे ये x, तो देखो इससे अगर निकाल रहे हो तो ये मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू डी पूरा 24 डिवाइड बाई 10 प्लस 2 12 आएगा, तो ये आ जाएगा 20, यानी कि ये वाली डिस्टेंस 20 होगी और ये 4 है। सेंटर ऑफ मास भारी वाले मास के नजदीक होता है, हल्के वाले से दूर होता है। किसके करीब होगा, बड़े वाले मास के करीब होगा, ठीक है। लिख लो फटाफट, नोट करो फटाफट।